चैप्टर एटम्स समराइज लेक्चर होगा, रिवीजन के तौर पे इसको देख लेना टेस्ट से पहले, या फिर कभी भी रिवाइज करने का मन हो तब देख लेना। टॉपिक जे थॉमसन, इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट शॉर्ट में करके बता देता हूँ, पढ़ के बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उन्होंने एटम्स को माना एक वाटरमेलन की तरह, इसी को बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल, और ये डिस्कार्ड हो गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड कंट्रीब्यूशन, इसका भी बोल के बता देता हूँ जल्दी से। अल्फ़ा पार्टिकल को इन्होंने बम्बार्ड कराए गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उसके पीछे इन्हें रखी हुई है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। तो यहाँ से हुआ क्या है, कुछ पार्टिकल तो न्यूक्लियस से टकराएंगे, और कुछ न्यूक्लियस के जो चार्ज है उसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे कुछ एंगल पे। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन एंड कंक्लूजन है वो यही है। कंक्लूजन देखो इसका, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल गो अनडिफ्लेक्टेड। क्यों अनडिफ्लेक्टेड क्यों हुए? क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो एटम के साइज़ से 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होता है, इसलिए न्यूक्लियस से जो पार्टिकल है वो बहुत कम टकराए। मतलब 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट कोलाइड किया और 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। और 0.1% ऐसे पार्टिकल थे जो 1 एंगल से ज़्यादा पे डिफ्लेक्ट हुए। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? मतलब यहाँ से एक आप पार्टिकल को डिफ्लेक्ट बम्बार्ड कराइए, इसके एक पैरेलल लाइन खींचिए यहाँ से, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। सही है, समझ में आया होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द लाइन पैरेलल टू इट विच इज़ कटिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मीनिंग यही है, अल्फा पार्टिकल को यहाँ से आपने कराया और उसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो इसके सेंटर से कट हो, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। अब यहाँ पे उसी का थोड़ा और अच्छे से लिखा हुआ है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, इसके जितने पास से निकलेगा पार्टिकल वो उतना ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये ज़्यादा दूर से निकला, ये कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। ये और ज़्यादा दूर से निकला, ये और कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। ये बिल्कुल ही ज़्यादा एंगल से निकला तो ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जो बी मिनिमम है वो 0 है, उस पर थीटा जो रहेगा वो मैक्स रहेगा 180 डिग्री, और जो इम्पैक्ट पैरामीटर मैक्स है वो इनफाइनाइट, वहाँ पे जो थीटा एंगल रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। ये देखो ना 0 डिग्री है, यहाँ से इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट डेटा है। यहीं पे इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा, अल्फा लेसर इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द अल्फा पार्टिकल। पहले एक्सप्लेन कर दी मैंने। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला याद रखने की चीज़ नहीं है, इसके बस रिलेशन याद होनी चाहिए, किस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ज़रिए वेरिएशन ला रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोट डिफ्लेक्शन एंगल बाय 2। जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा, कोट डिफ्लेक्शन एंगल बाय 2 की वैल्यू बढ़ेगी। कोस थीटा बढ़ेगा मतलब साइन थीटा डिक्रीज होगा, तो एंगल उतना ज़्यादा स्मॉलर होगा। ये लिखा हुआ है कोट इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट थीटा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से निकालने थीटा एंगल पे जो डिफ्लेक्ट हुए, इसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जेड क्या है? जेड है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से डायरेक्ट याद रखेंगे, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिपल्सन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नॉर्मल सी चीज़ है, डायरेक्ट याद रखनी है, घुमा के नहीं याद रखनी है। यहीं से डायरेक्ट समझ में आ रहा है, जितने ज़्यादा एटॉमिक चार्ज होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस होगा, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का मोशन होगा, और जितना ज़्यादा स्पीड से निकलेगा तो उसको डिफ्लेक्ट करना उतनी मुश्किल होगा। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा डिक्रीजेज। इसका मीनिंग क्या है? यहीं से समझो वापस से। मतलब ये न्यूक्लियस है और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जिसकी पार्टिकल की बहुत तेज़ है, तो वो तो सीधा यहीं से निकल जाएगा ना। जिसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो बहुत तेज़ी में वो सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक अल्फ़ा पार्टिकल
एक गोल्ड न्यूक्लियस, इन दोनों को एक आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट पास ला रहा है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सी रहेगी जिस डिस्टेंस पे आके ये एक दूसरे के पास आना रुक जाए, मतलब रिपेल करना चालू कर दे। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी से इसको समझ सकते हैं डायरेक्ट से। हाफ mv² इज इक्वल टू k 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट z ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन r नोट। डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसका रेडियस से रिलेशनशिप देख लेंगे, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच जो है, तो यहीं पे दिया हुआ ये न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से भी डायरेक्ट फार्मूला याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, याद हो तो अच्छा है, बाकी रिलेशनशिप याद होना चाहिए। जितना जहाँ से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी जल्दी से जल्दी, और डिस्टेंस जो है वो क्लोजेस्ट अप्रोच का वो बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिपेल करेगा ना, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो ये पहले इतना पास आके हो रहे थे रिपल्शन, लेकिन अब क्या होगा, दोनों का चार्ज बढ़ गया है तो वो मतलब ज़्यादा पास नहीं आ पाएंगे, जो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वापस से। इसमें यही लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इंक्रीजेस, मोर डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज द अल्फा पार्टिकल। सिंपल से पहले एक्सप्लेन कर दिया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हो गया ये, इन्होंने क्या किया, एक स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन्होंने क्या कहा, इनके हिसाब से एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज दे विल रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट। मतलब रिवॉल्व ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं तो ये अपनी एनर्जी लूज़ करते जाते हैं, धीरे धीरे इनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन गेटिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस। मतलब जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे, वो जो उनका जो ऑर्बिट है, जो शेल नंबर है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जितना ज़्यादा कम होता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन द न्यूक्लियस, जो कि पॉसिबल नहीं है, और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद। तो इसलिए ये फेल हो गई। उसके बाद बोर्स थ्योरी ऑफ एटम ओनली एप्लीकेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इन्होंने डायरेक्ट मॉडिफाइड कर दिया आते से ही। क्या कहा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिमेन सेम, ये सेम रहेगी, फिक्स्ड एनर्जी सेल रहेगा। इन्होंने पहले ही उसमें अपने पोस्टुलेट में कह दिया ये सब। इलेक्ट्रॉन विल रिजॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें उसकी एनर्जी मतलब सही बैठ रही है। मतलब n इज इक्वल टू 2 पाई, एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए हमेशा, n की वैल्यू 1 2 3 4, और इसी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट 1 टू ऑर्बिट 2, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 में जंप कर रहा है, तो ऐसे ही थोड़ी ना जंप कर जाएगा ना, कुछ उसको एनर्जी लगेगी। तो जो उसको एनर्जी लगेगी वो फोटोन के रूप में लगेगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अ फोटोन इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व, फोटोन को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एनर्जी रिलेशनशिप, अब डायरेक्ट रिलेशनशिप याद है, निमोनिक्स भी मैंने लेके आया हूँ, सिर्फ एक बार पढ़ने और याद हो जाएंगे। एक कंडीशन लेते हैं, ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी v स्पीड से। तो इसको रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहेगा ना, रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है mv²/r इज इक्वल टू k 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लो, यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे mv² यहीं दे दिया है, r यहाँ पे चला गया हुआ है, तो एक r ऊपर जाएगा, यहाँ से एक r और एक r ये कट जाएगा, तो ये आ गया ke²/r। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इसका स्क्वायर है इसको अलग अलग लिख लिया है, ये लिख लिया इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस। तो इसकी जो एनर्जी हो गई है यहाँ पे -ke²/r। अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट होता है हाफ mv²,
तो ये जो है ना, ये यहीं पे है, यहीं के इसका हाफ कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर इतना है तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना होगा, 1/2 के ई स्क्वायर बाय आर। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप याद रखने वाली चीज़ है, मान लेते हैं टोटल एनर्जी को अपन ने ले लिया है -x, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये प्लस x हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -2x। ये रिलेशनशिप याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पहले उल्टा लिख दिया था। उसके बाद डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये डायरेक्ट अब आ गए हैं निमोनिक्स। एनर्जी का रिलेशनशिप फर्स्ट ऑर्बिट में होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय n²। हाइड्रोजन एटम के लिए Z 1 होगा और n की वैल्यू 1 होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो अपन ने पिछले ही स्लाइड में बात करी हुई है, माइनस प्लस और 2x। तो यहाँ से डायरेक्ट एनर्जी का रिलेशनशिप याद होना चाहिए, Z² बाय n²। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, इज्जत दो ना दो, मतलब इज्जत दो ना दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस इलेक्ट्रॉन को, ये अपने में मस्त है। उसके बाद रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस कैसे वेरी करती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम n² बाय Z²। ये रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट की बात होगी हाइड्रोजन एटम में, जिसमें Z की वैल्यू भी बन रहेगी और n की वैल्यू भी बन रहेगी। इसका भी निमोनिक्स क्या है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय Z। तो उसको याद रखने का तरीका है रन टूज, तो ये हो जाएगा रन टूज। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्ट याद रखो 2.2 × 10⁻⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड Z/n। ये तो नॉर्मल है, वज़न, इसको याद रखने की ट्रिक भी यही है, वज़न। ये सारे फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है। टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R/V। ये यहाँ से, ये तो पहले का याद है, और जो पहले अपन ने याद रखा था रन टूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, और V का अपन ने याद रखा था वज़न। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो टाइम का रिलेशन ये निकल के जाएगा। तो इसका निमोनिक्स क्या है, तीनों के तीनों इज्जत दो, तीनों के तीनों इज्जत दो। अब क्या है, करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। करंट क्या होता है, I इज़ इक्वल टू 1/T। T का अपन ने अब भी याद करा हुआ है, उसका उल्टा कर देंगे, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² बाय n³। उसमें क्या था, n³ बाय Z²। इसका निमोनिक्स क्या है, इज्जत दो नहीं तो करंट पड़ेगा। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, पहले इज्जत दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद क्या किया है, तीनों के तीनों इज्जत दो, रिक्वेस्ट करिए। अब क्या है, अब सीधी धमकी आ रही है, इज्जत दो नहीं तो करंट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या है, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R होता है। I की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, R की वैल्यू रखोगे, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब पहले उसने क्या कहा है, इज्जत दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद तीनों के तीनों इज्जत दो, उसके बाद धमकी मिली है, इज्जत दो नहीं तो करंट पड़ेगा। अब क्या है, धमकी देने के बाद भी करंट नहीं, धमकी देने के बाद भी इज्जत नहीं मिली तो क्या करना है, बेइज्जती से नाचो। तो यहाँ से क्या है, बेइज्जती से नाचो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द सेंटर ऑफ एन न्यूक्लियस, तो ये तो पुराने फॉर्मूले हैं। V की वैल्यू यहाँ से रखोगे वज़न, R की रखोगे रन टूज, डायरेक्ट आ जाएगा L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर का स्क्वायर। आई रखोगे तीनों के तीनों इज्जतों ने करंट पड़ेगा और ये रन टूज, तो यहाँ से ये आ गया। तो एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको अब अगले पार्ट में करेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है।